नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। चांदपुर की चंदा, अध्याय 5। उत्तर टोले के इस आखिरी कोने से सरयू नदी साफ साफ दिखना शुरू हो जाती है। यही एक नीम का भारी पेड़ खड़ा है। पेड़ पर घोंसला लगाए चिरई चुरंग रोज न जाने किस देश से आते जाते हैं, लेकिन चांदपुर के लोग इस घर में या तो बर ब्याह तर त्योहार में आते हैं या कभी कभार दही मट्ठा जोरन मांगने आते हैं। बाकी दिनों में गांव का ये आखिरी घर दीन दुनिया से बेखबर गलती से उगे किसी पेड़ जैसा हिलता रहता है। घर का दरवाजा सामने बह रही सरयू नदी की तरफ खुलता है, जिसे द्वार कहा जाता है। द्वार पर बरामदा नहीं बना है, बल्कि बांस, पतलों और लकड़ी से तैयार हुई एक मड़ई खड़ी है, जिसमें खटिया, चौकी, मच्छरदानी, साइकिल, टॉर्च, रेडियो रखने भर की जगह है। गांव वाले इसे उत्तम यादों की पलानी कहते हैं। पलानी के बगल में ही बांसवारी है। वही बगल में खांची, फावड़ा, खुरपी, हल, जुआट रखने वाला माटी का घर है, जिसको डिस्को नामक विदेशी घास ने जकड़ रखा है। कहते हैं बाढ़ इस घर को सबसे पहले छूती है, जाड़ा इस घर को सबसे पहले लगता है, और जब जेठ वैशाख के दिनों में समूचा चांदपुर जलने लगता है, तब आदमी तो दूर गर्मी के मारे इस घर के आगे खूंटे में बंधी गाय भी पगाह तोड़ देती है। हाँ, घर के नाम पर अभी ईंट का एक कमरा ही बन पाया है, जिसकी छत पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी लगी है। आंगन बड़ा है, जिसके पूर्वी हिस्से में सोने और पश्चिमी हिस्से में खाना बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी माघ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की तृतीया। हवा बता रही कि 2 दिन बाद बसंत पंचमी है। सांझ का धुंधलापन गहरा गया है। ठंड, अंधेरा और कोहरा तीनों कहीं आसमान में मिलकर एक साथ बढ़े आ रहे हैं। अचानक आंगन में जोर का धुआं उठता है। पश्चिम वाली मड़ई में जल रही लालटेन की लौ मध्यम हो जाती है। द्वार पर नीम के पेड़ के नीचे दूही जा रही गाय के पैर से छान खोल दिया जाता है। पलानी में खटिया पर रखी रेडियो की आवाज आती है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं हरी संधू। तभी आंगन से चिल्लाने की आवाज आती है। पिंकिया, पिंकिया रे, मर गई का रे? हो चाची, धुआं काहे हो रहा रे हरामी? एक बार में सुनाई नहीं देता। लकड़ी नहीं जल रहा चाची। किसे जलेगी? दिमाग तो मनोजवा वो की टीवी में घुसा रहता है। सोनवा बिना खाए सो गया तो बता देंगे हर जाए। इस गाली के बाद पिंकी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मानो उसने सुना ही न हो। लेकिन उसके मन में आज डर हो गया। कैसे कहे कि मनोज वो भौजी ने चिट्ठी लिखवाने के लिए बुलाया था। जरा सी बैठ ही गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया। लेकिन हाय रे चाची, तुमने सौती का खीस कठौती पर निकालने का फैसला कर ही लिया है, तो तुम्हारे जहर बुझे तीर तो सहने ही पड़ेंगे। चाची के चिल्लाने की आवाज बढ़ गई। दिन भर मनोज बाबू के घर जाकर सनीमा देखो। धूप हुआ तो समझ में नहीं आया कि लकड़ी को घाम दिखा दे। छिनार कहीं की। पिंकी खामोश होकर चूल्हे को फूंकने लगी। चाची ने उसी लय में पिंकी की बहन पूनम को पुकारा। ए पूनम, है चाची, क्या घेर कर वहां दिन रात बैठी रहती हो? जाकर जल्दी से चोखा बनाओ। सोनू अब बिन खाए सो जाएगा तो चाम खींच लेंगे हम इस हरजाई का। दिन भर उस अगलगौनी के घर डिस्को डांस देखेगी, लेकिन एक चूल्हा नहीं जल रहा इससे। सामने वाली मड़ई में बीमार दादी को तेल लगा रही पूनम ने तेल की कटोरी रखकर कहा, हाँ चाची, बस अभी बना रहे हैं। और सुनो, है चाची, चोखा में तेल मिर्चा कम डालना। एक पाव सरसों 1 हफ्ता भी नहीं जा रहा इस घर में। बाप ने सरसों नहीं बोया है। चाची का भिन भिनाना बंद नहीं हो रहा था, मानो किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। थोड़ी देर रुककर फिर बोली, इस गोर चिमनी को तो ससुरा वाले सुबह भगाएंगे। हाय, इस बात पर खाना बना रही पिंकी और दादी को तेल लगा रही पूनम कांप गई।
आंगन में एक तरफा युद्ध की मुर्दा शांति छा गई, मानो सबने सांस लेना भी बंद कर दिया हो। अचानक खूंटे पर बंधी गाय ने बोलना शुरू कर दिया। इधर पिंकी कभी धुएं से पनियाई आंखों को दुपट्टे से पोंछते हुए एक हाथ से चूल्हा फूंकती तो कभी दूसरे हाथ से रोटी पलटती और सोचती जाती कि खूंटे में बंधी गाय अपनी मर्जी से बोल तो सकती है, लेकिन इस घर में आटे की लोई में आंसू की एक बूंद कब गिरी उसे समझ नहीं आया। धूप न होने के कारण लकड़ी सूख नहीं पाई थी। मिट्टी तेल जब तक छिड़का जाता तब तक लकड़ी जलती फिर बुझ जाती। लेकिन एक तो सरसों तेल के लिए इतना ताना सुनना पड़ रहा, कल से मिट्टी तेल के लिए कौन सुनेगा। ये सब सोचकर पिंकी का जी जल जाता, लेकिन अफसोस कि इससे चूल्हा नहीं जल सकता। बस गनीमत यही है कि जी जलने की खबर आंगन से बाहर आज तक नहीं गई है, वरना बाप ने सरसों नहीं बोया, लड़के वाले भगा देंगे। ये बात सुनने की नहीं, पलटकर जवाब देने की है। लेकिन शहरों में दीवारों के कान होते होंगे, गांव की माटी के ढेले के भी कान होते हैं। कल से टोले मोहल्ले में कौन सुनेगा कि बाप के मरते ही 4 दिन की बिटिया माँ जैसी चाची से जबान लड़ा रही है, बेचाल हो गई है, आवारा हो गई है। बस यही मर्यादा, यही लाज कभी पिंकी को चुप करा देती है तो कभी उसकी बहन पूनम को, और भला क्यों न करा दे। कहते हैं पिंकी जब 4 साल की थी तभी कलकत्ते से एक सुबह फोन आया कि उसके बाप उत्तम चौधरी को ट्रक ने धक्का मार दिया, वो दुनिया में नहीं रहे। समूचा चांदपुर दहल उठा, परिवार पर मानो वज्रपात हो गया। आदमी तो आदमी, दरवाजे पर बंधे पशु तक रोने लगे। बाप रे, एक अकेले कमाने वाले उत्तम और 2 बेटी, गाय गोरू खेत देखने वाला बेरोजगार भाई उमेश, क्या होगा इस घर का। इस सदमे से परिवार अभी उठ भी नहीं पाया था कि गर्मी की एक रात पिंकी की माँ छत से गिर गई, और ऐसे गिरी कि आज तक हटिया से न उठ न सकी, न ही कुछ बोल सकी। लेकिन काली माई डीह बाबा की बलिहारी, कहते हैं कि दुख में भी आशा की एक जोत भी जलती है, जिससे आदमी जीने का जरूरी ईंधन पैदा कर लेता है। घर में पिंकी की दादी है, नाम है किस्नावती देवी। गोरा मुखड़ा, आंखों पर चश्मा, सफेद साड़ी, मुंह में बीड़ी और फुर्ती ऐसी कि पूरा चांदपुर कहता कि किस्नौती औरत नहीं, मर्द है रे मर्द। सेहतवार थाने के दरोगा बलराम सिंहवा को इसी चांदपुर में पानी पिला दिया था किस्नावती ने। आज किस्नावती की देन है कि इस घर में तूफान आए, सूखा पड़े, या फिर हर साल बाढ़ में घर उजाड़ना पड़े। किस्नावती बीड़ी पीकर अपने पोपले मुंह से झट से कहती है, दीवा हो दीवा, हमरे ब्याह के साल तो इतनी बाढ़ आई कि गांव के 40 जनावर और 17 आदमी मरे थे। सांझे सियारन भी करती थी, हाहाकार मचा था। एक लाश घाटे जाती कि दूसरी का घंटा घड़ियाल बजने लगता था। बस इतनी सी बाढ़ देखकर रोने लगे तुम लोग। उनके इस कहन में जिजीविषा की एक सुवास थी जिसमें सरजू जी के पानी की तरह ओज था। वरना बड़े बेटे की मौत के बाद किस्नावती ने हिम्मत के साथ पतोह और 2 नातिन को संभाला नहीं होता। छोटे बेटे उमेश को शहर कमाने नहीं भेजा होता। पिंकी की बड़ी बहन पूनम को इंटर कराकर शादी नहीं कर दिया होता, तो आज हादसे की बाढ़ में डूबा ये घर जिंदगी की राह में रेंग नहीं रहा होता। लेकिन किस्नावती की उम्र बढ़ती गई। एक तरफ बिस्तर पर बड़ी बीमार विधवा बहू, तो दूसरी तरफ छोटी सी पिंकी और पूनम, ऊपर से घर बाहर का इतना काम। कुछ ही दिन बाद टोले मोहल्ले के लोगों ने उलाहना देना शुरू किया, एक किस्नौती कब तक गोबर पात कर हाथ ठिठावोगी। पहले पतोह उतारो पतोह, उमेश का ब्याह करो, तुमको आराम मिलेगा। ये बात किस्नावती के समझ में आ गई। एक हफ्ते बाद किस्नावती ने छोटे बेटे उमेश की शादी पास के ही गांव बलिहार में तय कर दिया। शादी के दिन सहतवार के चैनराम बाबा मंदिर में रामगढ़ की टिकरी बांटी। बलिया के मीना बाजार से किस्नावती ने छोटकी पतोह के लिए बक्सा खरीदा।
फजलुआ की बैंड पार्टी का नचनिया ऐसा लहरदार नाचा कि सहतवार के बड़का बाऊ साहेब पप्पू सिंह भी नर्वस आ गए। और अगले दिन डोली में बैठकर उमेश की मेहरारू चांदपुर आ गई। नाम था मैना देवी। छुरी जैसी आंखें, वैसे ही नाक और वैसे ही जबान। चाल में तेजी ऐसी कि आज शादी के 6 साल बाद भी समूचा चांदपुर कहता है, अलबत्त मेहरारू पाया है उमेशवा, नागिन फेल है नागिन। लेकिन किस्नावती के आगे किसी नाग नागिन की एक न चली। मैना देवी के आते ही किस्नावती ने झट से समझाया, देख मैना, तौर जेठानी बीमार है और ये लक्ष्मी पार्वती जिसन 2 बेटी है। कवनो दिक्कत हुआ तो खाल खींच लेंगे हम तुम्हारा। बाप रे, बलिहार में हल्ला हो गया कि मैनवा की सास तो उससे भी बड़की खिलाड़ी मिली है, सांस भी नहीं लेने देती उसको। कुछ साल बीते। मौत, दुर्घटना और शादी के बाद धीरे धीरे इस घर में खुशियों के पर लगने शुरू हो गए। काली माई डिया बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। नून, तेल, लकड़ी की कोई कमी न थी। देवता पितर की कृपा हुई। जनवरी में उमेश को बेटा हुआ। किस्नावती मारे खुशी के नाचने लगी। घर में लाउडस्पीकर लगा। पिंकी ने ढोलक बजाकर गाया, कहवाओं में राम जी जन्म लिहले, कहवाओं कन्हे, कहवाओं कन्हैया जन्मे हो। समूचा चांदपुर जान गया कि किस्नावती की नातिन कोयलर का गला पाई है कोयलर का। छठियार के दिन लौंडा नाच हुआ। फजलुआ को किस्नावती ने पैर से छागल और 51 किलो गेहूं दिया। ले फजलू, खूब नचाओ अपने नचनिया को। जय हो भिरगू बाबा, जय हो बलेसर बाबा। अनहरिया में पड़े चांदपुर के इस कोने को अंजोरिया से भर दिया। हमरे उत्तम बाबू फिर हमरी गोदी में आ गए। हे गंगा माई, कार्तिक में जोड़ा चुनरी और पीठा चढ़ाएंगे। देखते ही देखते चांदपुर के इस सूने कोने में 4 चांद लग गए। पूनम, पिंकी की आंखों से रक्षा बंधन को निकलने वाले आंसू थम गए और दोनों बहनों ने चचेरे भाई का नाम रख दिया, सोनुआ। सोनुआ 4 साल का हुआ कि ईश्वर इस घर की रौनक बर्दाश्त न कर सका। एक रात पेशाब करने गई किस्नावती को लकवा मार गया। उत्तर टोले में हुआ हल्ला, जल्दी जल्दी सुखारी डॉक्टर को बुलाओ रे, किस्ना ताजी को हवा मार दिया, अब बहुत दिन बचेगी नहीं। सुखारी डॉक्टर ने बलिया भेज दिया। दोपहर तक बलिया सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उमेश को जवाब दे दिया, ले जाइए, दवाई खिलाइए, उम्र 80 साल के ऊपर हो रहा है, अब केवल भगवान भगवान करिए, ऊपर वाले ही रक्षा करेंगे। इतना सुनते ही दिन भर गाय, भैंस, खेत और मजदूरी में उलझे रहने वाले उमेश जमीन पर बैठ गए। पिंकी की माँ अपने खटिया के बगल में लेटी सास की खटिया देखने की हिम्मत न कर सकी। पिंकी और पूनम को तो समझ में नहीं आया कि अब माँ को पकड़कर रोए या दादी को। एका किए बाबा चैन राम, कवन पाप किए हम लोग, किस्नावती औरत नहीं देवी थी। देवी यही तो थी कि जिंदगी के धूप में घड़ी भर चैन मिलता था, आज आप उन्हें भी खटिया पर बैठा दिए। कहते हैं इस घटना के ठीक 20 दिन बाद घर के चाबी की रिंग बदल गई। मालकिन बन गई मैना देवी। उस चाबी से घर के खाली बक्से और तिजोरी तो खुल गए, लेकिन बंद हो गया पिंकी के भीतर उत्साह, मासूमियत, उम्मीद का वो ताला जो किस्नावती के ठीक रहने से खुला रहता था। आजकल पिंकी हो या पूनम या उमेश सब कम बोलते हैं। विधवा माँ ने बोलना उसी दिन बंद कर दिया जिस दिन वो छत से गिर गई थी। न जाने कौन सी ग्रह दशा चल रही है कि आज इस घर में हंसी की आवाज गूंजे जमाने हो गए हैं। आजकल पिंकी खाना बनाती है, सोनू को स्कूल ले आती है, घर का सारा काम करने के बाद पढ़ाई भी कर लेती है। उससे जरा सी फुर्सत मिलते ही बगल वाली मनोज बो भौची की चिट्ठी लिखाती है, कोई स्वेटर का नया डिजाइन सिखाती है, राम किसुन बो आजी का अचार लगा आती है, उनकी मछली पतोह गुड्डुआ वो का आईब्रो बना देती है। टोले में शादी ब्याह हो तो ढोलक बजाकर गीत भी गाती है, लेकिन घर आने पर हर जाई हो गई, छिनार हो गई, सनीमा देखेगी गाना गाएगी। पिंकी सांस नहीं लेती है, वो देखती है। एक तरफ बीमार माँ, मरणासन्न दादी
और इन दोनों की सेवा करती बेवा जैसी बहन पूनम। उसे याद आती है पूनम की शादी। गांव भर की लड़कियों और रिश्तेदारों को मेहंदी लगा लगा कर थक गए उसके हाथों ने ढोलक बजाकर जब गाया, सावन माह से समधी काहे न आयो जी। तब पूनम के ससुर उधारी यादों ही नहीं, समूचा अचलगढ़ गांव के बाराती वाह वाह करने लगे। है तो दुल्हनिया की छोट की बहिनिया गजब गाती है। लेकिन आज गीत मंगल तो दूर, पूनम का चेहरा देखने की हिम्मत पिंकी में नहीं बची है। शादी के 1 महीने बाद ही बड़की दयादिन रोज पूनम से लड़ने लगी। एक साड़ी में फाल लगाने तक नहीं आता रे इसको। ननद रोज लड़ती, तेरा करी अठी, मुंह बंद रख अपना। और एक दिन तो सास ने ये तक कह दिया, कंगाल की बेटी न जाने नहर से का सीख कर आई है, दाल भात तक नहीं बनता इससे। पूनम की आंखों से तो अश्रुधारा छूट गई। बस उस दिन जहर न मिला कि खाकर हमेशा के लिए सो जाए। रात भर नींद नहीं आई। रात भर उसके पति, ससुर, भसुर, ननद, दयादिन न जाने क्या क्या बतियाते रहे। पूनम अगले दिन जैसी ही जगी, ननद ने झट से फरमान सुना दिया, सुनो, पंडित जी ने साइप निकाल लिया है। चाचा को बुलाकर चांदपुर चली जाओ और सोना की सिकड़ी, एक भैंस, 40,000 बाकी लेकर आना। तभी इस घर में पैर रखना, नहीं तो वही सरजू जी में डूबकर मर जाना। पूनम का दिल धक से बैठ गया। जैसे तैसे उसने सुखारी डॉक्टर के पीसीओ पर फोन करवाया। 2 दिन बाद चाचा उमेश गांव के कई लोगों को लेकर पूनम के गांव अचलगढ़ गए और ससुर उधारी यादों के पैर पर पगड़ी रखकर गिर पड़े। उठा लीजिए गरीब की बेटी को, दहेज देने में कहाँ कमी की है। 51,000 नगद दिया। अपने घर में भले एक बल्ब न हो, लेकिन आपको टीवी पंखा सब दिया है। अब औकात नहीं कि आपको कुछ दे सके। गांव के झांझा बाबा ने खूब समझाया, काहे नहीं मानते हो चौधरी, अब ये तुम्हारी बेटी है। घर में बीमार माँ, बीमार भौजाई है, एक लड़की अब जवान हो रही, उमेश पर ऐसा जुल्म मत करो। लेकिन कोई नहीं सुना। बिहान हुआ, पूनम चांदपुर आई। किस्नावती की आंखों से तो आंसू रुक नहीं रहे थे। पिंकी दीदी दीदी कहकर गिर गई। का हाल बना दिया सब हमरी सिया सुकुमारी का। आज पूनम को चांदपुर आए 2 साल बीत रहे हैं। आज तक सास ससुर दूल्हे ने पूनम की खबर तक नहीं ली है। अब तो टोले में सब बतियाते हैं, पूनमी का भतार दोसर में रख लिया है। ये सब सुनकर उमेश का चेहरा उतर जाता है। उमेश उदास रहते हैं, बहुत उदास। अभी घड़ी 9 बजाने को है। इस जाने पाले के दिन में चांदपुर 8 बजे ही खा पीकर सो जाता है, लेकिन उमेश पौने 9 बजे का समाचार सुनकर ही भोजन करते हैं। उमेश के लिए 4 रोटी, आलू का चोखा, एक कटोरा दूध, एक लोटा पानी लेकर पिंकी द्वार पर आ गई है। एक चाचा, हाँ खाना रख दे। ओढ़े हुए शॉल को ठीक करके पिंकी ने कहा, एक चाचा, हाँ। उस स्कूल में मनोहर सर जी कह रहे थे कि 1 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है। हाँ, तब काका और विद्या का गाइड लेना है, कुछ पैसा दे देते। केवल पैसा सुनते ही आंगन से बर्तन भड़बड़ाने की आवाज आने लगी, मानो कोई शिकारी तरकश में तीर लगाए पहले से तैयार बैठा हो। रे हरजाई, चुपचाप जाके पानी गरम कर। एक जानी तो इंटर करके कलेक्टर बैठी है ना कि कोई पूछ नहीं रहा, तुम अब बड़का एसपी बनोगी। पिंकी का छलनी हृदय टूटकर गिरने लगा। चेहरा रुआसा होकर सिकुड़ गया। कंधे से बार बार फिसल रहे शॉल को सीधा किया, सर झुकाए घर में आ गई। चूल्हे पर पानी रखा और सोचने लगी, बाप रे, औरत का कान है कि सांप का। चूल्हे पर पानी खौल रहा था और बिना किसी चूल्हे के पिंकी का माथा। हवा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। चारों ओर से साइया साइया की आवाज आती। आदमी तो दूर, कुत्ते भी नहीं बोलते थे। उमेश बोले, पूनम रे, माई के दवाई दे, कंबल रजाई ठीक से ओढ़ा, बहुत ठंड है आज। पूनम ने वहीं से जवाब दिया, हाँ चाचा, ओढ़ा दिए हैं। उमेश को तसल्ली हो गई, मानो पेट भर गया हो। लेकिन उमेश क्या करे? कभी गाय जैसी पूनम का चेहरा याद आता तो कभी उधारी यादों का कसाई जैसा मुंह। समझ में नहीं आता कि माँ की दवा लाएं या भौजाई की।
बड़ी भतीजी को दहेज की बाकी रकम देकर विदा करे या पिंकी को पढ़ाकर उसकी शादी करे, सोनुआ को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए या फिर दिन रात मैना के मुंह से निकलता तीर सहे। ये समझना मुश्किल है। उमेश की आंखों से नींद गायब हुए एक जमाना हो गया है। रजाई से मुंह तोपने के सिवाय चारा ही क्या है। रेडियो बंद हो गया। इधर पिंकी पानी गर्म करके चाची को दे आई। चाची का माथा खौल गया। एकदम खौला दी रे, मन तो कर रहा यही पनिया ऊपरा फेंक दे। पिंकी चुपचाप लौट आई। नीम पर बैठी टिटेरी बोल उठी। समूचा घर गांव सो गया। हवा सन सन करने लगी। चूल्हे के पास वाले खटिया पर पिंकी ने लालटेन की लौ बढ़ा दी। एक झटके में गालियों की तीरों से रक्तिम हुए उसके सुकोमल मुखमंडल को पीली रोशनी ने घेर लिया। बिखरे बाल मुख पर आ गए। पिंकी ने स्कूल बैग खोल लिया। लालटेन की लौ के हिलने की गति तेज हो गई। सामने काव्य संकलन के पन्ने उभर आए। आज ले देकर यही तो उसके पास एक किताब है। उसे याद आया 11वीं में जब उसने चाचा से किताब खरीदने के पैसे मांगे थे, तब कैसे चाची ने चाचा से झगड़ा करके खाना छोड़ दिया था। 3 दिन चाचा चाची में लड़ाई चलती ही रही। तब कैसे तो कहा था चाची ने, किताब की का जरूरत है रे रंडी, सब नकल करके पास हो रहे हैं और तुमको किताब चाहिए। एक जनी पढ़कर कलेक्टर बन गई। अभी नाना, आज पिंकी ने तय कर लिया है, भले फेल हो जाएगी लेकिन अब कॉपी किताब कलम के लिए पैसे नहीं मांगेगी। लेकिन पिंकी पढ़ते समय इन सब बातों को भूल जाना चाहती है। रोज रोज मिलने वाले इन तिक्त और कटु अनुभव को खुद से दूर कर देना चाहती है। चाहती है कि उसके पास ढेर सारी किताबें हों, परियों के किस्से, राजकुमारों की कहानियां, दादी के नुस्खे और नानी के गीत। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, एक काव्य संकलन के सिवाय कुछ तो नहीं है उसके पास। अचानक उसे मनोज बो भौजी का प्यारा चेहरा याद आ गया। कितनी भला मानुष तो है ना भौजी, उसके चलते काव्य संकलन भी देखने को मिल गया। वरना इंटर की किताबें किस रंग की होती हैं, जीवन भर पता नहीं चल पाता। लेकिन कोई क्या करे, इस चांदपुर का चलन ही ऐसा है। किसी लड़की को न स्कूल जाने की चिंता है, न ही उनके माँ बाप को कॉपी किताब की। सब जानते हैं कि आखिर इंटर बाद ब्याह ही तो करना है। सब नकल मार के फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं, तो क्या जरूरत है कॉपी किताब की। लेकिन पिंकी के हाथों में जैसे ही काव्य संकलन आता है, कविता की लयात्मकता उसके बेताल हो चुके जीवन को संगीत से भर देती है। उसकी सखी सविता रोज ताना मारती है, ए पिंकी, हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होगा रे, आजकल अंग्रेजी और कंप्यूटर का जमाना है, कविता कहानी पढ़कर क्या होगा। लेकिन पिंकी हंस देती। उसे तो ढोलक बजाने, गीत गाने, मेहंदी, सिलाई करने के बाद पिंकी को कोई शौक है तो कविताएं पढ़ने का। घर के काम से बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, झपकी आ जाती है, लेकिन जैसे तैसे आंख धोकर रात को जब भी बैठती है, महादेवी वर्मा की जीवनी पढ़कर गुनगुना उठती है, जाग तुझको दूर जाना। ये एक लाइन ही तो आज तक उसे समझ में आई है, बाकी का अर्थ क्या होगा उसे पता नहीं। लेकिन न जाने क्यों इसे पढ़कर उसका मन तरंगित हो उठता है। दूर जाने की कल्पना सावन के बादल की तरह मन में उमड़ने लगती है। कल ही तो उसने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा ने स्त्रियों की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए खूब काम किए और चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। देखो तो जरा, उसका नाम कुमारी चंदा, गांव का नाम चांदपुर और महादेवी जी की पत्रिका का नाम चांद। ये तो गजब हो गया ना। सड़क की धूल खाए पौधे पर जैसे सुबह की ओस चमकती है, वैसे ही पिंकी के चेहरे पर कौतुक से भरी मुस्कान तैर गई। एक क्षण में सारे गम मंद पड़ने लगे। सनसनाती हवा ने किताब के पन्ने पलट दिए। काव्य संकलन में रखी गई एक चिट्ठी सामने आ गई, जिसको खोलने की हिम्मत पिंकी दिवाली के बाद आज तक नहीं कर पाई है। वो सोचती है कि आखिर कैसे खोल ले, कैसे समझाए उस पगले को कि रे लड़के, मधुर स्वप्न के आकर्षण में पगा तुम्हारा प्रेम मेरे मानसिक संतरास की आंधी में रिमझिम फुहार सा बरसता तो है, लेकिन कैसे? जमाने की आग न जाने किस जमाने से जल रही है। कोई जान गया तो उस आग से निकलना मुश्किल ही नहीं असंभव होगा।
आखिर चाचा किसको मुंह दिखाएंगे? दादी और माँ जानेगी तो क्या बीतेगी, और चाची बाप रे, जब कुछ नहीं किया तब तो दिन रात छिनार हरजाई रंडी तो कहेंगी ही। जान गई तो? ये सोचकर पिंकी के रोम रोम कांप उठते हैं। लेकिन मन तो अजीब पागल है ना, तर्कों से कहाँ मानता है। तभी तो सोने से पहले उस पत्र को एक बार छू लेती है, ताकती है मोती जैसे अक्षरों को, देखती है कि पन्ने को मोड़कर किसी ने कितना खूबसूरत दिल बनाया है, कितने प्यार से लिखा है, मेरी प्यारी चंदा, मेरी प्यारी पिंकी। मंटू का गोल सा मासूम चेहरा सामने आ जाता है। मन प्रेम की अगली पुकार सुनने को मचलने लगता है। मर्यादा और डर की कसी हुई डोर टूटने को बेताब हो जाती है। नाजुक उंगलियां उन मोती जैसे अक्षरों को सहलाना शुरू कर देती हैं। मेरी प्यारी चंदा। जब से पैदा हुई है तब से किसी ने तो नहीं कहा मेरी प्यारी चंदा। ये सोचकर आंखें नम होने लगती हैं। कितना सुख है इस एक संबोधन में। सुख के सारे तार स्पंदित हो उठते हैं। मन मचल उठता है कि आगे क्या लिखा होगा लड़के ने। लेकिन नहीं, पिंकी से यह प्रेम वरेम नहीं होगा। रोज सोचती है कि इसे पढ़कर फाड़ देगी, लेकिन फिर न जाने क्यों उदास हो जाती है। अचानक उसकी तंद्रा टूट गई, जम्हाई आने लगी। हवा के एक झोंके ने लालटेन की लौ को हिला दिया। पिंकी ने झट से फिर चिट्ठी को झोले में रखकर छिपा दिया। तुरंत पेन से रफ के पन्ने पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगी और देखते ही देखते मेहंदी का एक सुंदर डिजाइन उभर आया। वाह! एक दिन तो उसने पन्ने पर सिलाई मशीन बनाया था और रोज फूल पत्ती बनाकर खुश होने वाली पिंकी सिलाई मशीन देखकर उदास हो गई थी। सोचने लगी, काश फटी किस्मत सीने की एक मशीन बन पाती तो वो झट से खरीद लेती ना। मन इस कल्पना से शांत हो उठा। थोड़ी देर में नींद से आंखें कुम्हलाने लगीं। झपकी आती और पिंकी संभल जाती। मेहंदी की डिजाइन कागज पर उभर आई और दिल में वो संबोधन भी, मेरी प्यारी चंदा। पिंकी ने मन में कहा, धत्त पगले दूर हटो आंखों से। हवा का झोंका फिर आया। पिंकी ने रजाई गोल कर ली। काव्य संकलन के पन्ने हिलने लगे। रात काफी हो गई थी। पुरैन की पात जैसी उसकी चमकती आंखों ने एक बार फिर पढ़ा, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। पिंकी एक झटके में जाग गई और आंखें मलते हुए पढ़ने बैठ गई। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।